पत्रकारिता में वो चेहरा है जो आज से नहीं एक दशक से अधिक इनको पत्रकारिता में पत्रकारिता करते हो गया, कई चैनलों में रह चुके हैं। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और सभी भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम और आलोक जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, अपनी बात को रख। जी अखिलेश जी, पिछले 10 सालों से सरकार जिस विकास के दावे की दम भर रही थी, अभी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उससे मुसलमानों को घुसपैठिया तक बताना पड़ा। वो प्रधानमंत्री जो मुसलमानों की बात कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के उत्थान की बात कहते हैं, आखिर अपने विकास कार्यों को छोड़कर मुसलमानों को घुसपैठी बताने की नौबत क्यों आती है? देखिए आलोक जी, जहाँ तक आप भी जानते ही होंगे, ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है जिसका धरातल से कोई संबंध नहीं, सब बोलते हैं। और ये पिछले कई सालों से ऐसा होता आया है कि जो बोला गया है वो एक चुनावी जुमला है, चाहे वो बात बीजेपी की जाए, चाहे कांग्रेस जो भी यहाँ भी सत्ता में है वहां उन्होंने किया, या कोई भी पार्टी। बहुत सारी बातें जो चुनाव के दौरान की जाती है उसमें कोई मायने नहीं रहता है, एक अपने वोट बैंक को साधने की एक कोशिश है। एक लगभग 2006 की बात है जब मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को एक अपने भाषण के दौरान ये सारी बातें कही, क्योंकि उसमें जिक्र बहुतों का था। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उसी चीज को पकड़ते हैं जो चीज जनता को चाहिए होती है। और आज के समय में जो माहौल बना हुआ है, माहौल ये बना हुआ है कि पोलराइज कर, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने अपने दावों को लेकर, अपने अपने को लेकर लोगों को बीच। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से यात्राएं कर रहे हैं, न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, कई जनसभा की, यहाँ से लेके विदेश। प्रधानमंत्री मोदी भी क्योंकि प्रधानमंत्री है तो सारे मीडिया का फोकस उन पर रखता है, कोई भी उनकी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया भी जाता है, वो बढ़ा चढ़ा कर सुनते भी हैं क्योंकि लोग उसको सुनते हैं और इसका उनको फायदा भी मिलता है। तो अगर मनमोहन सिंह की बात की जाए कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा, तो मनमोहन सिंह ने अगर उनका पूरा भाषण सुना जाए क्योंकि जो ये होता कि जो उस समय की सरकार थी वो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, खासतौर पर जिन्होंने बोला था अल्पसंख्यकों के, उन्होंने लास्ट में अल्पसंख्यक शब्द बोला और अल्पसंख्यक जो भारत की शासन थे जो उन्होंने कहा था उसको नरेंद्र मोदी ने पकड़ा और उसको पकड़कर उन्होंने लोगों के बीच, अब ये बात दूसरी हो गई कि उनका पूरा भाषण क्या था। उस समय कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण क्या था, वो भाषण के मायने क्या थे, पूरे 1800 शब्द वो बात बेमानी पर। अब बात सिर्फ इसी पर है कि प्रधानमंत्री ने एक दूसरे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री उनकी बात को कोट करते हुए सिर्फ अपने मतलब की बात निकाली है कि मुसलमानों को सारा हक जो संसाधन है उसका पहला हक देने की बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी थोड़ा सा इसका जिक्र हमें मिलता है। अगर हम मैनिफेस्टो को देखें थोड़ा सा जिक्र हमें मिलता है, उस बात को भी कोट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। एक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहते हैं इसका जितनी तेजी से विरोध होना चाहिए उतनी तेजी से विरोध न करके विपक्षी पार्टियां उनके शब्दों के जाल में फंस जाती है और उनके खुद पर खेलने की कोशिश करने लगती है जो उनके लिए आत्मघाती भेद साबित होता है। अखिलेश जी आपको रोकूंगा। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी का कोई नेता मुसलमानों को घुसपैठी बताए तो एक बार समझ में आता है कि मामला राजनीतिकरण हो सकता है, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा बयान दे तो आपको लगता नहीं है कि ये बहुत गिरा हुआ स्तर है बयानबाजी कर? देखिए
राजनीति है, राजनीति में गिरा शब्द जो है ये बेमानी हो गया है। कौन कितना नीचे गिर सकता है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देख भी रहे हैं, ये बेमानी हो गया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि मैं 4 साल 4.5 साल सेवा करूंगा, साल भर और 6 महीने जो लास्ट पे बचेंगे उसमें मैं राजनीति करूंगा। और ये राजनीति हो रही है, ये वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अभी देखिए, अभी तो ये प्रथम चरण का चुनाव गया है, 102 सीटों पर लोगों ने अपना मत डाला। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए ये चुनाव कहा जाता है, जहां तक मुझे लगता है इस तरह की बातें अभी बहुत होंगी, अभी दोनों पक्षों से होंगी। और खासकर प्रधानमंत्री को तो लोग वैसे भी हमारे यहाँ जितना प्रेम करते हैं कि उनको प्रचार मंत्री तक कह दिया जाता है। प्रेम का मतलब मेरा दोनों तरफ से समझिएगा, दोनों पक्षों के लोग उनको प्रेम करते हैं, तो उनको प्रचार मंत्री तक कह दिया जाता है। तो उनको प्रचार मंत्री के रूप में देखा जाए, इस समय प्रधानमंत्री के रूप में ना देखा जाए तो बेहतर होगा। नहीं, देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो है प्रधानमंत्री की, बीजेपी सरकार, जिसको लेकर वो धरातल पर लोगों के बीच जा सकते हैं। तो हालांकि चुनाव के दौरान मुसलमान तो आ गया, अगला दिन पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान कब आने वाला है लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही। क्योंकि भारत की राजनीति खासकर कहे बीजेपी की राजनीति मुसलमान और पाकिस्तान के बिना अधूरी है। क्या मानते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भारत की राजनीति और भारत के चुनाव में अगर पाकिस्तान का जिक्र न हो तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। और खासकर अगर पिछले 2014 से 2024 तक के चुनावी माहौल को देखें तो पाकिस्तान तो जरूर मौजूद रहता है, और पाकिस्तान भी भारत को अभी तक नहीं समझ पाया है कि हम वहां तो है नहीं, लेकिन वहां मौजूद कैसे रखें। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की विशेषता है कि वो अगर एक कुछ छोड़ते हैं सिगोपा तो पूरी बीजेपी उसी पर चलती है। और कहा भी जाता है कि बीजेपी में सिर्फ 2 लोगों का भौकाल चलता है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी का और एक हमारे गृह मंत्री जी का। तो अगर वो कोई चीज बोल देते हैं तो पूरी बीजेपी उसको डिफेंड करने में लग जाती है। और जहां तक अगर प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बात करूं, जो भारत सरकार की योजनाएं, कोई संदेह नहीं कि योजनाएं सबके लिए होती हैं, चाहे वो सबके लिए आवास हो, चाहे सबके लिए राशन हो, ट्रिपल तलाक हो, पूरे मुस्लिम बहुत सारी चीजें हैं, राम मंदिर तो आप जाते रहे। प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर और उन चीजों पर जो एक विशेष महत्व रखती हैं उसको छुआ है। हाँ, कुछ ऐसी बातें उनकी पार्टी के नेताओं के बारे में आपने बात की, तो उनकी पार्टी के बहुत से ऐसे बड़बूले नेता है जो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, धरातल से कोई संबंध नहीं होता है। अभी बीजेपी के ये एक नेता याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हम 400 इसलिए चाहते हैं पाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो कोई नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो धरातली रूप पर संभव नहीं, लेकिन जिस पर बीजेपी का आला कमान, और आला कमान की बात हम क्या कहें, आला कमान की बात तो हम कल से सुन ही रहे कि किस तरह आप ही कह रहे हैं कि घुसपैठियों, जहां तक मुझे मालूम है प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में इस पर कुछ बोलेंगे भी कि संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को तो शायद आहत, अगर संपूर्ण मुस्लिम समुदाय अगर देखा नहीं, उनका इशारा था कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनका इशारा ये था कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे दी जाए। तो इसमें तो बहुत सारे हिंदी परिवार थे ऐसे, तो क्या आप उनके भी घुसपैठी मान लेंगे? ये तो क्लियरिफिकेशन जहां तक मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, और हो सकता है कुछ उनके तरफ से कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि वो जानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद 6 भाई बहन थे, वो तो खुद 6 भाई बहन थे, तो आप कैसे आप इस तरह से बयान दे सकते हैं? अरे तो उसमें क्या, तो उस समय वो हम जो हमारे 2 वाला नहीं आ रहा होगा। अरे ये सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, जिसको हम चाह कर भी, चूंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं और खबर के दर्शक सारे जो है अभी भारत, वो सारे दर्शक देख रहे हैं, तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो चुनावी बाजियां होती हैं
से भी अफवादिया होती है, चाहे वो उसमें आपकी हित की बात कर रहा हो या कुछ प्यार कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उस पर ज्यादा ध्यान न देने की जरूरत है, क्योंकि वो सीधा होता है जो छोड़ा जाता है। आप अगर शुरू से उठा लीजिए तो 2014 से तो कई सारे बयान आए पक्ष और विपक्ष के, चाहे वो 15 लाख अकाउंट में आ रहे हों, वो भी ऐसे ही था, या राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा होगा कि आलू से सोना, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, लेकिन वो उदाहरण दिया तो वो निकल गया। प्रधानमंत्री ने वो उदाहरण दिया, एक 15 लाख आ सकते हैं तो वो निकल गया। उसी तरह कई सारे ऐसे बयान होते हैं जिनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और उसी में एक हिस्सा ये है कि पिछले कई सालों से हम सुन रहे थे कि भारत के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। इसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, और शायद उसी तोड़ मरोड़ और आईटी सेल के अपने कारनामों की वजह से शायद प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है पूरा उनका, या तो ये सारी चीजें जहां तक मैं जानता हूँ हर नेता जानबूझकर ही करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी नेता, हर किसी की जुबान नहीं फिसलती है 99%, हर जानबूझ कर बोलता है। कोई इतना नहीं है प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहते हुए अगर ये कह दिया जाए कि हमारी जबान फिसल गई, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये पूर्णतया सही नहीं है। और इस पर अखिलेश जी देश में रोकना, आपको माफी चाहता हूँ, रोकना पड़ेगा। अखिलेश जी देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई की बेरोजगारी, जिस पर सिर्फ बातें हुई, काम अभी तक नहीं हुआ। एक डाटा अभी आया था हाल में जिसमें 82% युवा बेरोजगार, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और युवाओं में आक्रोश भी है इस बात को लेकर। क्या कहेंगे इसका परिणाम, इसका नतीजा क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, अब इस पर दो चीजें हैं लोग जी। पहली चीज ये है कि ये सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को जनमानस तक ले जाना एक विपक्ष का काम है। विपक्ष बीजेपी की बनाई हुई, या मैं तो कहता हूं सीधे मोदी की बनाई पिच पर खेलने लगता है। सही बात। आप पिछले 1.5 साल से देख रहे होंगे, पिछले साल जनवरी से अब तक राहुल गांधी जी यात्रा पे यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा से गरीबों का कोई लाभ आपको दिखा? गरीबों के बारे में जो, अरे जोड़ा तो पहले ही था, जोड़ने की बात इस चीज, सिर्फ बीजेपी आप लगे जोड़ने। आपकी इंडिया अलायंस बनी, इंडिया अलायंस की 8 महीने में 4 मीटिंग हुई। कुछ नेता कभी विपक्ष, ये पक्ष, सरकार भी जान रही है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता, और जब विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो सरकार विरोधी कोई भी जो नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको आम जनमानस तक कौन ले जाता है? आम जनमानस तक ले जाने का कार्य है विपक्ष का। और मुझे लगता है कि शायद इमरजेंसी तो हमने देखा नहीं है, हमने इमरजेंसी के बारे में सुना ही है, इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए, इतना लाचार विपक्ष कभी रहा नहीं होगा भारत के इतिहास में, सही बात, इतना आदि है। अब उसको आप चाहे ईडी से जोड़ लीजिए चाहे सीबीआई से जोड़ लीजिए। मैं इसी सवाल पे आऊंगा, अखिलेश जी, आपको भी लगता है कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल इस समय चल रहा है देश में, उसके टारगेट सिर्फ विपक्ष के नेता है, तो आपको लगता नहीं है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, ये महसूस तो हम सब करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले इतिहास को भी देखें जहां ये, अगर इससे तुलना करें कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार, अपने तोते को हर जगह भेज देते हैं, तोता कहा जाता है सीबीआई को। तो अगर हम पिछली सरकारों में देखें और मोदी सरकार की तानाशाही देखें, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी विपक्ष की ही इसमें कमजोरी है। विपक्ष अगर ये चाहे, और एक चीज बताइए आलोक जी, आपको कोई क्यों नहीं खरीद लेता है? बहुत सारे लोगों ने आज तक आपको प्रलोभन देने की कोशिश की होगी, लेकिन आलोक मिश्रा को तो कोई खरीद नहीं पाया, कोई दबा नहीं पाया। बिल्कुल, हाँ, हम दबेंगे और हम बिकेंगे तभी कोई खरीदेगा।
एक चुनाव होता है तो सबसे पहले चुनाव होते ही जनता ने जो भी जनादेश दिया, चाहे 15 विधायक दिए या 20 विधायक दिए किसी भी पार्टी को, लेकिन डर देखिए कि हम हमारे विधायक हम जीत न जाए किसी भी पार्टी, वो तुरंत उनको रिजॉर्ट में डाल दिया जाता है, होटल में डाल दिया जाता है। ये डर और ये वही जनता की भावनाओं का तो वही अपमान हो गया कि उन्होंने आपको चुन के भेजा और आप इतने बड़े इतने वो क्या है कि लालची है कि आप तुरंत दिख सकते हैं, आपके आला कमान को आपके भरोसा नहीं, आपको खुद आपके भरोसा नहीं कि आप 5 करोड़ में बिक जाएंगे या 20 करोड़ में बिक जाएंगे। तो जिस जनता ने आलोक और अखिलेश जैसे लोगों ने आपको वोट देके आगे भेजा है, उनकी भावनाओं का क्या? तो जब आप उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो भी आपकी कोई कदर नहीं करेंगे। अब बात ईडी सीबीआई की, तो ईडी सीबीआई की दूसरी बात, ईडी सीबीआई के डर से लोग बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, दूसरे खेलने में जा रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन पैसा ऐसी चीज हो गई है कि कब कौन किस दल में चला जाए। खासकर मैं देखा हूँ पिछले अगर 10 सालों में सबसे ज्यादा कोई पार्टी टूटी है, सबसे ज्यादा किसी पार्टी के नेता भगे हैं तो कांग्रेस पार्टी, बहुत से बिल्कुल जगहों पे तो खत्म हो गई। तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तो सब लोग करते रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में 1984 तक 1976 से लेकर उस दौरान देखा जाए तो 8-9 साल में 35 बार उन्होंने सरकारों को बर्खास्त कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की एक कामयाबी है अभी तक कि उन्होंने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया, किसी प्रदेश की सरकार को, लेकिन हो सकता है अगला सरकार मिले उसमें देखने को हमें मिले। दिल्ली और मुझे आपने जिक्र किया है तो पूरे भारत में जो ही मुझे ऐसे नेता लगे जो नरेंद्र मोदी के सामने जबरदस्ती टिके, एक अरविंद केजरीवाल, शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी को जितना परेशान किया, नरेंद्र मोदी को नाको चने चबवा दिया। और वो कहा जाता है जैसे कुछ ऐसा, तो नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने एकदम नाको चने चबवा दिए, फैसले में भी कानून के द्वारा भी। और दूसरा जो मुझे लगता है तेजस्वी यादव, जो तेजस्वी ने किया है और जितने कम समय में किया है, जो तेजस्वी को मौका दिया, ये तो लालू यादव के बहुत खराब छल से बाहर निकले हैं। एकदम आज लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। आज चाहे बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, खासकर मैं तो महिलाओं को देख रहा था। अभी मैं गया था सिवान में तेजस्वी यादव की बड़ी अच्छी छवि बनाई गई है जो है, और खासकर महिलाएं तेजस्वी यादव को बहुत पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार महिलाएं हैं। महिलाएं एकदम झूम के वोट देती है नरेंद्र मोदी, क्योंकि महिलाओं से जब पूछा गया था 2019 के चुनाव में, तो महिलाओं ने कहा था कि गैस मिल गया है हमें, हमारा अकाउंट खुल गया है, अब राशन आ रहा है 5-5 किलो। तो महिलाएं नरेंद्र मोदी को छूट के वोट देती हैं, वो चाहे मुस्लिम महिलाएं हो चाहे, और खासकर बहुत एक आखिरी, हाँ आपकी तो ट्रिपल तलाक पे बताइए। हाँ, खासकर ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, और मुस्लिमों की नाराजगी नरेंद्र मोदी से है, उसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी से मुस्लिम अभी अगर 2% शायद अगर मुस्लिम उनको वोट देते होंगे तो 98% ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी से नाराजगी है। अभी मैं गया था मुजफ्फरनगर 19 तारीख को, और वहां चुनाव हो रहा था, तो वहां खुद हमारे मित्र हैं, उन्हीं के दादा उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं है, मतलब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। तो अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अभी भी कितना भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में ले लें या किसी को ले लें, लेकिन नरेंद्र मोदी कितनी भी विकास की योजनाएं चला लें, लेकिन शायद 2002 वाली छवि से बाहर अभी निकले नहीं है मुसलमानों के लिए। और ये और कल का उनका बयान खुद इस बात की पुष्टि करता है, शायद वो निकलना भी नहीं चाहते, वो इसको पकड़ कर रखना चाहते हैं कि ये ऐसा मुद्दा है, खासकर मुसलमान, जो उनके वोट बैंक में लगातार बढ़ोतरी कराएगा।
मुसलमानों के खिलाफ सही बात। बोलकर, मुसलमानों के बारे में बोलकर वो हिंदुओं का वोट अपने पाले में खींच सकते, बस उसी का फायदा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। जी, तो महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद हम अपने चर्चा को विराम देंगे। राम मंदिर चुनाव, राम मंदिर का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना पड़ेगा, बीजेपी को कितना माइलेज मिलेगा? बहुत अहम सवाल आपने किया। राम मंदिर का चुनाव, खासकर राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के मुद्दे पर अब तक, अब शायद हो सकता है 2024 का जो चुनाव हुआ, खासकर यूपी के लिए राम मंदिर की बात ऐतिहासिक साबित हो, जो हम लोगों ने जितना घूमा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, वहाँ राम मंदिर का मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि आस्था ऐसी चीज है, कहा जाता है ना, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम इस डिबेट में है, हम इसलिए कह रहे हैं कि आस्था ऐसी चीज है, अगर आज के दौर में देखा जाए तो आस्था से बड़ा नशा का कुछ भी नहीं, और ये धर्म का नशा है लोग। जो इसके चक्कर में आ गया वो आसानी से छूटता नहीं है, और इसका कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर भी नहीं है, ना नशा मुक्ति केंद्र है। ठीक है, ये हाँ, ये तो आपको लेके एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे, आप लंबे समय से मीडिया से जुड़े हुए हैं, 2014 की मीडिया और 2024 की मीडिया में कितना फर्क देखते हैं आप? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। 2014 की जो मीडिया थी या 2014 के पहले की जो मीडिया थी, वो सोशल मीडिया के प्रभाव में भी उतनी नहीं थी जितनी अब है। पहली चीज, अभी तो मीडिया पे जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको सोशल मीडिया का बहुत सारा उद्योगपतियों की भरमार। पहले माना जाता था कि पत्रकारिता जो है सेवा है, पत्रकारिता सेवा नहीं रह गई है, पत्रकारिता एक धंधा हो गया। पहले आप देखते होंगे, और हम आप साथ भी काम किए हैं, तो पहले जब हम लोग के गेस्ट आते थे तो उस समय आ जाते थे, अपनी बातों को रखते थे और चले जाते थे। आज के दौर में गेस्ट को बुलाने के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है। भारी भरकम जो लोग आते एनालिसिस करते हैं बैठ के, हर तरह के लोग, उनको देखा जाए, एक चैनल का एंकर दूसरे चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक बनकर भी बैठ जाता है, उसको देखा जाए तो इससे मालूम चलता है कि ये अब पत्रकारिता धंधा हो गया। अब मेरा सवाल निष्पक्षता को लेकर था, मेरा सवाल निष्पक्षता को लेकर था कि 2014 से पहले की मीडिया और 2024 की मीडिया कितनी निष्पक्ष है? सब कैसे आप निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं कि अडानी को एक पार्टी दिन भर बैठ के गाली देगी, तो अडानी के आदमी, जो मैं न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, अडानी का न्यूज चैनल अगर है तो वो निष्पक्ष कैसे होकर बात करेगा? वो तो कहेगा ये आदमी मुझको गाली दे रहा है, पहले इसको समेट दो। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे अडानी की बात की जाए, अंबानी की बात की जाए, किसी भी बिजनेसमैन की बात की जाए, आजकल जो पत्रकारिता है वो अपने मालिक के आदेश पर चलती है, और मालिक का आदेश जो है वो सर्वोपरि होता है। मालिक को भी अपना धंधा पानी बचाना है, जो एकदम सत्य बात है। ये बात खुलकर नहीं आती है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को बचाना चाहते हैं। और आज अगर पत्रकारिता में देखा जाए तो सारे चैनलों में, जितने भी चैनल, सारे चैनलों कहीं ना कोई उद्योगपति उससे जुड़ा हुआ है। तो पत्रकारिता, हर आदमी ये चाहता है कि सरकार का, आज के दौर सरकार का किसी तरह चापलूस बन जाए, सरकार की नजर उस पर पड़ जाए। आज का समय, आखिर रवीश कुमार को सोशल मीडिया के थ्रू जाना पड़ा, यूट्यूब चैनल चला, रवि तंजों, अभिषेक शर्मा, रोहिणी सिंह, साक्षी जोशी, विनोद पापड़ी जैसे नाम आज यूट्यूब के सहारे ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं। अब तो क्या मान लिया जाए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रसातल में चला गया है? नहीं, अब इस पे ये भी कहना गलत होगा कि समय समय की बात है आलोगी, समय समय की बात है। रसातल में ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपना जो, जिसको ये बोलते हैं कि सिद्धांतों से थोड़ा भटके हैं हम, और ये शायद हर वो पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार मानता है, वो जरूर अपने आप में विचार कर रहा होगा कि वो कहाँ गलत है। जितना कबर सत्ता पक्ष को मिलता है, क्या उतना ही कबर विपक्ष को मिलता है मीडिया में? नहीं,
नहीं मिलता। नहीं, इसमें कहा, इसमें देखिए, आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि विपक्ष, और विपक्ष थोड़ा सा, उसमें विपक्ष मैं मानता हूँ कि इसमें विपक्ष की थोड़ी कमजोरी है, विपक्ष की गलती है, विपक्ष का एक कमजोर पक्ष है। विपक्ष उस चीज को भी, 1-2 घंटे का कोई आंदोलन नहीं होता आलोक। आज हम गैस लेकर बैठ गए, आज हम महंगाई लेकर बैठ गए, आज हम किसी चीज को लेकर काला पट्टी बांध दिया, संसद आ गए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का कोई आंदोलन नहीं होता। आपको रोजगार दिलाना है लोगों को, तो आपको कई दिन तक सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लगातार उतरना पड़ेगा। कोई भी आंदोलन वैसा नहीं हुआ पिछले 10 साल में हमें कोई भी आंदोलन बताइए या कोई भी प्रदर्शन बताइए, कोई धरना प्रदर्शन बताइए जो 2 दिन से ज्यादा चला हो। मुझे तो लगता है 24 घंटे में लोगों को धरना प्रदर्शन, राजनीतिक धरना प्रदर्शन कितना हुआ, राजनीतिक विरोध कितना हुआ है किसी चीज को लेकर। जी अखिलेश जी, हमारे साथ आप चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम एक नई परिचर्चा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।